हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 23 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। सबसे पहले बता दूं कि आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यहाँ पर एक लेटेस्ट बैच चल रहा है एसएससी प्रैक्टिस के लिए। एसएससी प्रैक्टिस बैच चल रहा है एसएससी मेंस के लिए, तो ये आप बाई कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे ग्रामर का बैच है, ट्रांसलेशन का बैच है, कॉमन एरर का बैच है। ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं। डेमो क्लासेस लेकर आप ये बैचेस बाई कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस जो हैं वो डिजिटल बोर्ड पर हैं। आज का सेशन डिजिटल बोर्ड पर ही होना था, लेकिन यहाँ पे ये सेशन इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि टेक्निकल कुछ इश्यूज थे। कल से हम डिजिटल बोर्ड पर ही कंटिन्यू करेंगे। आज का एडिटोरियल है वीट कन्फ्यूजन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में ही उपलब्ध करवा दिया गया है, वो आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें वोकैबलरी मिलेगी आपको, पूरा सेशन, ये जो एडिटोरियल है उसका पीडीएफ मिलेगा, तो पहले से पढ़कर आप ये सेशन देख सकते हैं। वीट कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन है वीट को लेकर, गेहूं को लेकर। ठीक है। इंडिया विद सरप्राइज द वर्ल्ड विद इट्स डिसीजन टू बार वीट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक नई चीज मैंने की है कि कुछ भी जो ग्रामर के रूल्स हम डिस्कस करेंगे उन सभी को आप देखेंगे एक अलग कलर में। ये कलर मिलेगा आपको। जहाँ पे भी हम ग्रामर के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो येलो कलर में है अंडरलाइन पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो रेड कलर में होगा वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो सभी के लिए तैयार रहें, बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया विच सरप्राइज द वर्ल्ड, विच आ रहा है इंडिया के लिए। भारत जिसने कि विश्व को अचंभित कर दिया। किसको लेकर? अपने डिसीजन को लेकर। टू बार, बार का मतलब प्रतिबंधित करना है, प्रोहिबिट करना है। क्या करके? रोक कर, प्रतिबंधित करके। किसको? गेहूं के निर्यात को। विद इमीडिएट इफेक्ट का मतलब हो गया तुरंत प्रभाव से। तो ये तो हो गया परिचय इंडिया के लिए। अब इंडिया का वर्ब जो है अपीयर्स है। भारत ऐसा अपीयर होता है। टू बी ऑन द डिफेंसिव नाउ। ऑन द डिफेंसिव का मतलब अब रक्षात्मक एक प्रणाली में आ गया है, अपना बचाव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ आलोचना हो रही है। भारत अब ऐसा लगता है कि डिफेंसिव मुद्रा में आ गया है। आफ्टर इट्स May 13 अनाउंसमेंट, किसके बाद? 13 मई को जो इसने अनाउंसमेंट किया था उसके बाद। ठीक है। तो भारत जिसने कि विश्व का अपने डिसीजन से अचंभित का डिसीजन था वीट एक्सपोर्ट को बार करने का इमीडिएट इफेक्ट से, वो भारत, अब भारत की वर्ब है वो अपीयर्स है, वो ऐसा लगता है कि अब डिफेंसिव मुद्रा में आ गया है 13 मई के डिसीजन के अनाउंसमेंट के बाद। तो सब विच आ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है इंडिया के लिए, वर्ब है सरप्राइज्ड। इंडिया की वर्ब है अपीयर्स। अपीयर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं अगर इसका मतलब प्रतीत होना है, लगना है तो। ऐसे ही और भी वर्ब्स होती हैं प्रतीत होने के लिए। सीम भी होता है, साउंड भी होता है, ठीक है, अपीयर भी है। ये तीनों ही प्रतीत होने का अर्थ देती हैं। इन तीनों के साथ में ही हम आईएनजी नहीं लगाएंगे अगर इसका मतलब प्रतीत होना है तो एक बात तो ये। दूसरा, इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव इंडिया के लिए। ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट में इफेक्ट नाउन है, इमीडिएट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब तत्काल प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से। फिर यहाँ पे इट्स है, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है तो ये अनाउंसमेंट इसकी नाउन है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा देखिए, इंडिया सॉरी इनिशियली द सेंटर हेड अमेंडेड द ऑर्डर। अमेंड का मतलब चेंज करना होता है, संशोधन करना होता है। इनिशियली एडवर्ब है, शुरुआत में। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। किसको? ऑर्डर को। कैसे किया? अलाउइंग एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स। कंसाइनमेंट का मतलब होता है जो सामान भेजा जाता है उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो क्या करके किया? एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को अलाउ करके, जो कि रजिस्टर्ड था, पंजीकृत था, किसमें? कस्टम्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में। एंड हैंडेड ओवर, और क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, प्रोवाइड करना। फॉर एग्जामिनेशन, जांच के लिए। ऑन और प्रायर टू May 13, या तो 13 मई को या फिर इससे भी पहले। एक बार फिर समझिए, इनिशियली है सब एडवर्ब, सेंटर की वर्ब है हेड अमेंडेड, और साथ में यहाँ पे है हैंडेड ओवर। तो इसने हेड को रिपीट नहीं किया जैसे हेड अमेंडेड किया, तो यह हेड हैंडेड ओवर होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब लगनी थी तो इसलिए दोनों सेम है, इसलिए इसने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। इसको भी आप हैंडेड ओवर को भी हेड हैंडेड ओवर पढ़ें क्योंकि हेड लगा हुआ है। इनिशियली एडवर्ब है, शुरुआत में। सेंटर ने क्या किया? अमेंड किया ऑर्डर को। कैसे किया? ऑर्डर को ऐसे किया कि जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो रजिस्टर्ड थे कस्टम्स डिपार्टमेंट के सिस्टम्स में, जो सीमा शुल्क विभाग होता है उसके सिस्टम में, जो पंजीकृत असाइनमेंट जो भेजा हुआ सामान था, उस एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया इसने। और क्या कर दिया? और इसको सौंप दिया एग्जामिनेशन के लिए, जांच के लिए। ठीक है। कब? 13 मई को, या 13 मई से पहले। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स आप लिख लीजिएगा। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर,
सुपीरियर, एक ये प्रायर हो गया है ना। इसके अलावा बता दूं आपको मैं, इसके अतिरिक्त आप एंटीरियर ले सकते हो, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में टू लगाते हैं। सभी की खास बात यह है कि सभी का एंड IOR से होता है। सारे के सारे वर्ड्स कंपैरेटिव होते हैं, और कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ जनरली तो हम देन लगाते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों के साथ में टू लगाते हैं, इसीलिए देखो प्रायर टू लगा रखा है। इसका मतलब होता है पहले। ठीक है, आगे देखो। एड्रेसिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे बात करेंगे? संबोधित करते हुए किसको? एक संयुक्त राष्ट्र का, ये एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, ये नाम है। ठीक है, ये एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई, इसको संबोधित करते हुए अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन, ये व्यक्ति, ये मंत्री है, राज्य विदेश मामले जो होते हैं उसके मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया? इम्फेसाइज, जोड़ दिया, दैट की द रेस्ट्रिक्शंस मेड अलाउंस, मेक अलाउंस एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें किसी चीज़ को कंसीडर करना। तो इन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस मेड अलाउंस फॉर कंट्रीज, कि प्रतिबंध उन देशों पर लगाए गए दैट हैड फूड सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी नीड्स जिनकी थी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता जिनकी थी, उनके लिए इस चीज पर विचार किया गया। अपोजिशन आर्टिकुलेटेड अर्लियर, ये एक ऐसी स्थिति थी जिसको कि आर्टिकुलेट किया गया। आर्टिकुलेट का मतलब है एक्सप्रेस करना। वैसे आर्टिकुलेट होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब फ्लुएंट होता है, धारा प्रवाह जो बोलता है उसको बोलते हैं। ये वर्ब है, इसका मतलब एक्सप्रेस करना है, या फिर इसका मतलब टेल है, या फिर स्टेट है। ठीक है, बोलना, बताना। तो ये एक ऐसी पोजीशन थी जो बताई गई थी अर्लियर, मतलब पहले, किसके द्वारा? कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। एक बार फिर समझिए, एड्रेसिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्ट ING फॉर्म से होता है तो दो संभावनाएं मानिए, एक जेरेंड और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड अगर होता तो उसके साथ में क्रिया लगती है उसको देखकर, क्योंकि वो सब्जेक्ट बन जाता। और कोई कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है। एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए किसको? ये एक मंत्री स्तरीय बैठक है, इसको, ये नाम है। ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले। अब फ्यू से पहले अगर ए नहीं लगाते मान लो, तो फ्यू डेज अगो का फिर अर्थ नहीं निकलता, मतलब कोई भी समय नहीं बीता है बिना कोई टाइम गंवाए, ये तो अभी की बात है, ये मतलब हो जाता, क्योंकि वो तो नेगेटिव नहीं देता है। ए फ्यू डेज अगो का मतलब कुछ दिनों पहले। ए फ्यू का प्रयोग जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले होता है। एगो है वो पास्ट की बात कर रहा है। न्यूयॉर्क में कुछ दिनों पहले एक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ये विदेशी मामलों का मंत्रालय होता है, और राज्य विदेशी मामले का मंत्रालय जो है उसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम वी मुरलीधरन है। इन्होंने इम्फेसाइज किया। इम्फेसाइज जो है इसका मतलब स्ट्रेस डालना है। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि इसमें काफी बार एक चीज और ध्यान रखिएगा, इम्फेसिस आती है, इम्फेसिस, इसके साथ में हम लगाते हैं ऑन, जबकि इम्फेसाइज है ये क्रिया है, इसके साथ में हम प्रिपरेशन लगाते ही नहीं है। जब इम्फेसाइज हो, क्रिया के रूप में हो, ये क्रिया ही है, इम्फेसाइज सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ तो आपको वर्ब प्रिपरेशन लगाना नहीं है। अगर ये इम्फेसिस होता, नाउन होता, तो यहाँ पे ऑन लगाते। ठीक है, तो इन्होंने इम्फेसाइज किया किस चीज को? कि रेस्ट्रिक्शन जो है, रेस्ट्रिक्शंस मेड अलाउंस फॉर कंट्रीज, कि जो प्रतिबंध लगाए गए उसमें इनको कंसीडर किया गया। कौन से देशों को? दैट लगा के बताया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से कंट्रीज? वो कंट्रीज जिनको खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता थी। ए पोजीशन, ये एक ऐसी स्थिति है जिसको कि आर्टिकुलेट किया गया, जिसको कि एक्सप्रेस किया गया, बताया गया पहले भी। अर्लियर जो है वो टाइम को डिनोट करता है, लेटर का ऑपोजिट है, LATER का ऑपोजिट है। तो ये वो टाइम को, ये वो पोजीशन जो पहले बताई गई थी, किसको? इसके द्वारा, कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है, आर्टिकुलेट वैसे एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब स्टेट फ्लुएंट होता है, लेकिन ये एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है, तो वैसे तो देखो, ए पोजीशन, आर्टिकुलेट, पोजीशन यहाँ पे नाउन है, और नाउन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि ये पोस्ट पोज्ड हो गया। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद में हो तो उसे पोस्ट पोज्ड कहा जाता है, तो ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, बट मोर देन फार्मर्स, लेकिन किसानों से ज्यादा, इट इज ट्रेडर्स, व्यापारी लोग वो हैं, हु स्टैंड टू बेनिफिट, जिनको लाभ होगा, फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, किससे? प्रतिबंधों को छोटी मोटी ढिलाई बरतने से। बट, लेकिन, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जो बातें हमने पहले की होती हैं उसका विरोध जताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मोर देन फार्मर्स, किसानों से ज्यादा, मोर के साथ देन लगेगा, डिग्री कंपैरेटिव है। इट इज ट्रेडर्स, ये इट जो है एम्फेटिक वे में है, जोड़ दे रहा है। ट्रेडर्स लोग हैं, व्यापारी लोग वो हैं,
हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ट्रेडर्स के लिए है। स्टैंड टू बेनिफिट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लाभ की स्थिति में होना, ठीक है। तो किसानों से ज्यादा लाभ की स्थिति में होंगे व्यापारी लोग। किससे? ये इस चीज से। लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस के लिमिटेड ईजिंग, ईजिंग ढिलाई बरतना, लिमिटेड सीमित स्तर पर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस में सीमित स्तर पर ढिलाई बरतने के लिए ये लोग जो हैं वो बेनिफिट में होंगे। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही, इंडिकेशंस ऑफ ए मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई वर एविडेंट। एविडेंट जो है इसका मतलब होता है ऑब्वियस, या फिर इसे कहेंगे एपेरेंट, मतलब एकदम स्पष्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एविडेंट। तो फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही, इंडिकेशंस ऑफ ए मिसमैच, मिसमैच मतलब एकदम मैच नहीं कर रही थी चीजें, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करी, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ऐसा मान लो, ठीक है। मिसमैच पता ही आपको क्या होता है, बेमेल होना। तो शुरू से ही इंडिकेशंस जो है मिसमैच के डिमांड और सप्लाई में, वो इंडिकेशंस क्या थे? एविडेंट। एंड इंडिकेशंस आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और नाउन है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन? तो ये नाउन है। वर है वो इसका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में या तो आता है नाउन, या आता है प्रोनाउन, या आता है एडजेक्टिव, और इनको एक नाम दिया जाता है ग्रामर की भाषा में कॉम्प्लीमेंट, पूरक। तो वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही हो सकता है। एविडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एविडेंट मतलब इंडिकेशंस बहुत स्पष्ट थे। राइजिंग लेवल ऑफ होलसेल रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई को बोलते हैं। राइजिंग ये आपका बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेवल्स नाउन है। तो बढ़ता हुआ जो स्तर है होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन का, खुदरा और थोक महंगाई, ये थोक महंगाई होगी, ये खुदरा महंगाई होगी। द इम्पैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरी कंडीशन क्या थी? रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, उसका प्रभाव, इम्पैक्ट नाउन है, दे लगा हुआ है इससे पहले। एंड लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ वीट ऑन अप्रैल 1 2022, और 1 अप्रैल 2022 जब नया वित्त वर्ष शुरू हुआ, उस समय जो बचा हुआ गेहूं था उसके लोअर ओपनिंग, मतलब बहुत ही कम गेहूं बचा था। ये तीनों फैक्टर्स इन द सेंट्रल पूल फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे पीडीएस बोलते हैं, लोक वितरण प्रणाली बोलते हैं। पूल का मतलब समूह होता है, सिंडिकेट होता है। पूल का मतलब सिंडिकेट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज कि लोअर ओपनिंग ऑफ बैलेंस, ये जो थी किसमें थी? लोअर ओपनिंग मतलब कम बैलेंस बचा था, कम गेहूं बचा था। कहाँ पर? जो पीडीएस सिस्टम है, लोक वितरण प्रणाली होती है, उसके पास जो एक पूल होता है, तो गेहूं यहाँ पे कम बचा था। देन ईयर अगो, किसकी तुलना में? 1 साल से पहले की तुलना में, ठीक है। वर वेल नोन, ये सब चीजें क्या थी? ज्ञात थी, बहुत अच्छे से पता थी। तो देखो, एक चीज तो क्या था? राइजिंग लेवल्स ऑफ होलसेल रिटेल प्राइसेस, एक तो ये कि बढ़ता हुआ जो महंगाई का स्तर है, खुदरा और थोक महंगाई का। दूसरा, जो प्रभाव है रशिया यूक्रेन वॉर का। और तीसरा, लोअर ओपनिंग ऑफ बैलेंस है वीट का इस तारीख को सेंट्रल पूल में, इसके लिए 1 साल पहले की तुलना में। ये सब क्या थे? वेल नोन थे, अच्छे से पता थे। तो वर इसलिए लग रहा है कि प्लूरल हो गए, सब्जेक्ट 3 हो गए, और वेल नोन लगा रखा है तो वर्ग के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। ये वैसे एडजेक्टिव बन जाएगा, वेल है वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो ये वेल एडवर्ब है। यहाँ पे मोर लगा रखा है, तो ये देन, देखो सॉरी, देन लगा रखा है। देन आ रहा है इसके लिए, डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन आ रहा है। अ ईयर एगो, ईयर से पहले एन नहीं लगाना है, ए लगाना है, ध्यान रखना है। इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे आइए। आफ्टर सेवरल पार्ट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द नॉर्थ एक्सपीरियंस्ड अनयूजुअली वार्म वेदर, किसके बाद? सेवरल पार्ट्स, मतलब जो हिस्से हैं, अनेकों हिस्से हैं। सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल आता है, ये डिटर्मिनर है। व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का मतलब वो राज्य जो क्या करते हैं? गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो इसके बाद की जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं उनके अनेकों हिस्से। कहाँ की बात कर रहा है? उत्तर की बात कर रहा है, उत्तरी दिशा, उत्तरी भारत की बात कर रहा है। इन हिस्सों ने क्या किया? एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया अनयूजुअली वार्म वेदर। वार्म वेदर मतलब गर्म मौसम, और गर्म मौसम भी कैसा? असामान्य रूप से गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। इन मार्च अप्रैल, कब? मार्च अप्रैल में। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने लोअर कर दिया, कम कर दिया। मार्जिनली एडवर्ब है, इसका मतलब आंशिक रूप से। अर्ली दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, क्या? द एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और वीट प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन, कहां से कहां कर दिया? 111.32 मिलियन टन से 105 मिलियन टन कर दिया। तो किसके बाद भी अनेकों हिस्से ऐसे थे उत्तरी भारत में जो वीट प्रोड्यूस करते हैं, उन स्टेट्स की बात है
कि इनके अनेकों हिस्सों ने बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया मार्च अप्रैल में। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, आंशिक रूप से इस महीने के शुरुआत में एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन जो है, जो एक अनुमान लगा रखा था, उस अनुमान को कम कर दिया। पहले सोच रखा था इतना होगा, अब इतना होगा। ठीक है, मार्जिनली, आंशिक रूप से, पार्शियली। क्विज ऑफ द डे, आज का प्रश्न है इनिमिकल का सिनोनिम आपको बताना है। इनिमिकल का सिनोनिम फ्रेंडली होगा, एडवर्स होगा, नेटविट होगा, क्रूशियल होगा। आंसर दीजिए इसका, और जरूर से सेशन को लाइक और शेयर करके जाए। एज फॉर इंटरनेशनल फूड प्राइसेस। अब एज फॉर जो है एक फ्रेज होती है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चर्चा हमने की और उससे डिफरेंट डिस्कशन को लेकर जाएं, उससे अलग दिशा में डिस्कशन को लेकर जाएं, या कोई चर्चा को शुरू करें, उसके लिए आप एज फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय फूड प्राइसेस जो हैं उनके लिए द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो यूएन की जो ये संगठन है, फूड और एग्रीकल्चर संगठन जो है, सेड, इसने कहा, ये इसकी वर्ब है, दैट की कंजंक्शन है, इवन बिफोर द वॉर, कि युद्ध से पहले भी, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उससे पहले भी, इवन है वो इम्फेटिक है, जोर देने के लिए काम आता है। प्राइसेस हैड रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, जो कीमतें हैं, हैड रीच्ड वो पहुंच गई थी, ऑल टाइम हाई का मतलब सर्वोच्च स्तर पर, ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, किस कारण से, मार्केट कंडीशंस के कारण, एंड द हाई प्राइसेस ऑफ एनर्जी, और किसके कारण, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए, एनर्जी मतलब बिजली के मान लीजिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो होते हैं उनके पैसे बढ़ गए, अनदर एग्रीकल्चरल सर्विसेज, और अन्य जो कृषि सेवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ गई इस कारण से। तो कुछ चीजें समझने वाली है इसमें, देखिए। एज फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएं डिस्कशन को तब, या कोई चर्चा शुरू की जाए तब, ठीक है। तो इंटरनेशनल फूड प्राइसेस की अगर बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन का, इसने कहा, तो ये इसकी वर्ब है, क्या कहा, कि युद्ध से पहले भी प्राइसेस हैड रीच्ड, प्राइसेस की वर्ब हैड रीच्ड है, ऑल टाइम हाई पहुंच गई थी, किस कारण से, मार्केट कंडीशंस के कारण, हाई प्राइसेस के कारण, किसकी प्राइसेस हाई, इन सब की, ठीक है। अब यहाँ अदर जो शब्द दे रखा है उसके बाद में नाउन है, प्लूरल आता है, ठीक है, याद रखिए। द अदर अगर होता तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस होता है, इसके बाद में नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के संदर्भ पर। वैसे अदर के साथ नाउन प्लूरल आएगी। एक अनदर होता है, इसके साथ में नाउन है वो सिंगुलर आती है, अनदर के साथ नाउन कैसी आती है, सिंगुलर। आगे देखिए, बाई मे 4, 4 मई तक, बाई जब टाइम के पहले लगता है तो उसका मतलब तक होता है, तो 4 मई तक। द सेंटर क्लैरिफाइड, क्लैरिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना, मतलब स्पष्ट कर देना, है ना। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, स्पष्ट कर दिया, दैट देयर वाज नो मूव, कि ऐसा कोई कदम नहीं था, टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंधित करना, कि कोई कदम नहीं था प्रतिबंधित करने का, किसको, व्हीट एक्सपोर्ट को, गेहूं के निर्यात को। द रीजनिंग बीइंग, तर्क ये था, रीजनिंग का मतलब लॉजिक, बीइंग यहाँ पे बी की फॉर्म में तो था, दैट की दिस वाज द अपॉर्चुन मूवमेंट, कि ये बिल्कुल लाभदायक क्षण है। अपॉर्चुन का मतलब होता है एडवांटेजियस, या फिर अपॉर्चुन का मतलब होता है फेवरेबल, तो ये फेवरेबल पल था, ये बिल्कुल लाभदायक पल था, किसके लिए, एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों के लिए, टू सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट, की वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचें, एज वीट फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बिगिन अराइविंग नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जो गेहूं है कहाँ से, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से, वो गेहूं आना शुरू होगा कब से, अगले महीने से। तो बाई मे 4, 4 मई तक केंद्र ने ये क्लैरिफाई किया, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि ये इन्वर्जन बता रहा है, इन्वर्जन से मतलब होता है क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले होना। देयर से जब स्टार्ट करोगे, चूंकि दैट कंजंक्शन लग गया, अब यहां से स्टार्ट हो गया है क्लोज, तो देयर से स्टार्ट किया है, तो आपने देखिए वॉज लगा रखा है, ये वॉज किसको देखकर है, नो मूव, इसको देखकर है, तो मूव यहाँ पे है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है वॉज, नो है डिटर्मिनर। नो और नॉट दोनों में डिफरेंस यही होता है कि नो डिटर्मिनर है, और नो जो होता है, नॉट जो होता है एडवर्ब होता है। तो मूव यहाँ पे नाउन है, और नाउन होने पर ही डिटर्मिनर लगता है, ध्यान रखिए, किसी सेंटेंस में अगर नाउन नहीं होता है तो फिर डिटर्मिनर भी नहीं होता है। तो 4 मई तक केंद्र सरकार ने क्लैरिफाई किया, क्या चीज, कि कोई ऐसा कदम नहीं था व्हीट को एक्सपोर्ट को कर्व करने का। लॉजिक ये दिया था उस समय कि साहब ये मूवमेंट तो बड़ा अपॉर्चुन मूवमेंट है, फेवरेबल मूवमेंट है, जिसकी वह वॉज है, अपॉर्चुन एडजेक्टिव है, किसके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, कि वो इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचें। कारण क्या था, क्योंकि 1 महीने बाद ये गेहूं आना शुरू होता अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से। वुड बिगिन अराइविंग, बिगिन के साथ जब वर्ब लगाते हो तो सीधा आईएनजी लगा सकते हो, वही स्टार्ट के साथ में है।
स्टार्ट के साथ वर्ब लगाओ तब भी आईएनजी सीधा जेरेंड लग जाता है। द हायर प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंपेयर टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द हायर प्राइसेस, जो ऊंची कीमतें हैं किसमें, घरेलू बाजार में, किसकी तुलना में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तुलना में। जो वो किसके द्वारा ऑफर होती है ये प्राइस, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो हायर प्राइसेस हैं इसकी वर्ब वर प्रोजेक्टेड पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है ना, बी की फॉर्म इज एम आर, वॉज वर, बी बीन बीइंग, ये सब बी की फॉर्म्स हैं, इनके साथ थर्ड फॉर्म है तो इसको पैसिव कहा जाता है। तो इनको प्रोजेक्ट किया गया था, प्रोजेक्ट मतलब गैस करना, अनुमान लगाना, एज फेवरेबल फॉर फार्मर्स, कि ये जो है वो किसानों के लिए क्या है, लाभदायक होंगी, ऐसा माना गया था। तो हायर प्राइसेस जो है डोमेस्टिक मार्केट की, किसकी तुलना में, न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर होता है। तो ये हायर प्राइसेस ऐसा लगा कि ये फेवरेबल होंगी किसके लिए, किसानों के लिए। ऑल्सो, साथ ही ऑल्सो का प्रयोग आप किसी सेंटेंस को ओपन करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में कर सकते हो, या ऑल्सो का प्रयोग आप कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब, मतलब मैन वर्ब से पहले, या तो ऑल्सो का प्रयोग करेंगे मैन वर्ब से पहले या करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में। तो कह रहा है कि साथ ही जस्ट डेज बिफोर, कुछ ही दिनों पहले की बात है, द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के निर्णय के कुछ ही दिनों पहले की बात है, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड। अब देखो वॉच के साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव है कि एक ऑफिशियल घोषणा की गई, क्या चीज, द ट्रेड डेलीगेशंस वुड बी सेंट, कि व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, वुड बी सेंट भेजा जाएगा, टू कंट्रीज देशों में, जैसे कि मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, किस लिए, वीट एक्सपोर्ट की संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ खास नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है, वॉज मेड वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, ट्रेड डेलीगेशन सब्जेक्ट है, वुड बी सेंट पैसिव वही से इसकी वर्ब है। सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, तो आगे उन देशों के एग्जाम्पल जहां पे वीट एक्सपोर्ट शुरू किया जाएगा। इन एडिशन टू, ये होता है बिसाइड्स का सिनोनिम, बिसाइड्स लिख दो, इन एडिशन टू कर दो, बात एक ही है। तो इन एडिशन टू इजिप्ट टर्की, मतलब इजिप्ट के अतिरिक्त, ये मिस्र हो गया, मिस्र के अलावा टर्की हैड गिवन इट्स अप्रूवल, टर्की जो है उसने दिया था क्या, अपनी सहमति, किसके लिए, भारत के गेहूं को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इजिप्ट के अतिरिक्त टर्की ने क्या कहा था, अप्रूवल दिया था भारत के गेहूं को आयात करने के लिए, एंड एन अनाउंसमेंट हैड बीन मेड, और एक घोषणा की गई थी, पैसिव है ये भी देखो, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, दैट कंजंक्शन है, एट द करंट ईयर्स टारगेट, कि जो वर्तमान वर्ष है उसका जो टारगेट है वीट एक्सपोर्ट का, हैड बीन फिक्स्ड, उसको फिक्स किया गया था कितना, कि इस बार 10 मिलियन टन जो है गेहूं निर्यात होगा, 3 मिलियन टन हाइयर देन लास्ट ईयर, 3 मिलियन टन ज्यादा था ये पिछले साल की तुलना में, 7 मिलियन टन ही हुआ था, अब की बार 10 मिलियन टन फिक्स किया गया। इंडिया डिसीजन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म, अब भारत ने जो निर्णय लिया है ना प्रतिबंध लगाने का गेहूं के निर्यात को, उसको उसने आलोचना झेली है, किससे, G7 जो कंट्रीज हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, वहां के जो कृषि मंत्रालय हैं उनके मिनिस्टर से इन्होंने आलोचना झेली है। आफ्टर इट्स यू टर्न, अब अपना यू टर्न ले लिया इसने, मतलब बिल्कुल उल्टा कहना को बोलते हैं यू टर्न, ठीक है, जो कहा है उसको वापस ले लेना, यू टर्न है। द गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट, तो यू टर्न के बाद में गवर्नमेंट को परसिस्ट नहीं करना चाहिए, परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू करना, क्या चीज, फॉर टू लॉन्ग, काफी ज्यादा लंबे समय तक, विद इट्स करंट पोजीशन, क्या, कि पहले तो इसने कहा था हम निर्यात करेंगे, अभी इसने यू टर्न लिया, प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये जो है इस चीज के बाद में गवर्नमेंट को ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्या, अपनी करंट पोजीशन जो है रेस्ट्रिक्शंस की, प्रतिबंधों की, एक्सपोर्ट ऑफ वीट को लेकर, तो लंबे समय तक इसको परसिस्ट नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि, एज हो गया कंजंक्शन, क्योंकि द मूव सीम्स टू हैव हिट द फार्मर्स, ये जो कदम है वो ऐसा लगता है कि इसने क्या किया है, किसानों को प्रभावित किया है। इफ रिपोर्ट्स ऑफ ए फॉल इन द प्राइस आर एनी इंडिकेशन, यदि कीमतों में गिरावट की जो रिपोर्ट्स हैं वो अगर कोई भी संकेत है, अगर ये कोई इंडिकेशन है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेसन्स मस्ट बी ग्लीन्ड, ग्लीन जो मतलब है इसका ऑब्टेन होता है, गेट होता है, प्राप्त करने को बोलते हैं, है ना। तो सीख ली जानी चाहिए, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और मस्ट है तो जरूरी से जरूर होना चाहिए, ऑब्लिगेशन है, तो जरूर से ये सीखा जाना चाहिए, फ्रॉम द एक्सपीरियंस 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले का जो अनुभव था उससे कुछ सीखना चाहिए। उस समय क्या हुआ था, उस टाइम के लिए वैन लग गया, इंडिया टुक अबाउट 2 ईयर्स, भारत को लगभग 2 साल लग गए थे, टू लिफ्ट इट्स बैन, अपने प्रतिबंध को हटाने के लिए, किस पर से, एक्सपोर्ट पर से, नॉन बासमती राइस, जो नॉन बासमती राइस थे, है ना, उन पर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था भारत ने,
उसको हटाने में 2 साल लग गए थे। 15 साल पहले की घटना है। और उस समय तक क्या हुआ था, थाईलैंड और वियतनाम जो है वो मूव इन कर गए थे टेक फुल एडवांटेज। चूंकि भारत ने निर्यात पे बैन लगाया तो इन्होंने निर्यात किया और पैसा कमाया, इनको लाभ हुआ, पूरा लाभ उठाया इन्होंने। तो उससे कुछ सीखें। तो लेसन्स की वर्ब है मस्ट बी ग्लीन्ड है, इंडिया की वर्ब है वो टुक है, और थाईलैंड एंड वियतनाम की वर्ब है वो हैड मूव्ड है। एप्रहेंशंस ऑफ ए फूड शॉर्टेज, एप्रहेंशन का मतलब डर होता है, एंजाइटी चिंता होती है, तो एंजाइटी कह सकते हैं, वरी कह सकते हैं। तो जो चिंता है किस चीज़ की, फूड शॉर्टेज, कि भाई फूड शॉर्टेज की चिंता, कि भाई अगर हम निर्यात कर देंगे तो हमारे देश के लिए खाने के लिए क्या रहेगा, ये जो चिंता है ये तो मिसप्लेस्ड है, मतलब बिल्कुल गलत चिंता है, गलत तरीके से दर्शाई गई है। एंड द गवर्नमेंट शुड वुड डू वेल, और अच्छा तो ये होगा कि गवर्नमेंट क्या करे, लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शंस, की प्रतिबंधों को हटाए, सूनर रेदर देन लेटर। सूनर देन लेटर का मतलब होता है बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी ऐसा करें, ठीक है। तो जल्दी ही ये काम करें, ये गवर्नमेंट को एक लेखक का सजेशन है। गवर्नमेंट की वर्ब जो है वो वुड डू है, वेल एडवर्ब है। लिफ्ट मतलब हटाना है, बैन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना है। रेस्ट्रिक्शन के लिए हम एक वर्ड एम्बार्गो लगा सकते हैं, एक वर्ड बैन लगा सकते हैं, एक वर्ड टैबू लगा सकते हैं, एक मोराटोरियम लगा सकते हैं, ठीक है ना, एक प्रोस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, PROSCRIPTION। ये सब सिनोनिम होंगे किसके, प्रतिबंध के। तो ये था आज के इस सेशन में, मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।